जय हिंद फ्रेंड्स। मैं सुमित कुमार एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं मेरे इस यूट्यूब चैनल लर्न विद सुमित। तो यार आप सबको पता है कि मैंने एक सीरीज चला रखी है जिसमें मैं मोस्ट एक्सपेक्टेड करंट अफेयर्स को डिस्कस करता हूं। तो इसकी 4 वीडियोस ऑलरेडी आ चुकी है। दिस इज द फिफ्थ वन। आप बाकी की वीडियोस देखने के लिए प्लेलिस्ट को रेफर कर सकते हैं, वहां पे आपको सारी मिल जाएगी। अगर आप इन क्लासेस की पीडीएफ चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल लर्न विद सुमित को सब्सक्राइब कीजिए। वहां पे आपको और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, जैसे क्विजेस वहां पे रोज कंडक्ट होती है, उन सब का एक्सेस मिलेगा आपको। इसके अलावा आपको मेरी फ्री क्लासेस जो कि अनअकैडमी में लेता रहता हूँ, उन सब के भी लिंक्स वहां पे मिलेंगे। एंड ऑब्वियसली डू सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद सुमित। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए आगे चलते हैं। आज का टॉपिक मैं स्टार्ट कर रहा हूँ सुप्रीम कोर्ट के जजेस से। भाई सुप्रीम कोर्ट के जजेस ना इस बार के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, बिकॉज बहुत ज्यादा न्यूज में रहे हैं। क्यों? एक तो सबसे पहले जो स्ट्रेंथ थी ना वो 31 से 34 करती है। 31 से 34 का मतलब क्या है? पहले टोटल 30+1 हुआ करते थे। 30+1 का मतलब है 30 सुप्रीम कोर्ट के जज हैं और एक है जो अपना सीजीआई है। सीजीआई ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। गेटिंग माई पॉइंट? तो पहले 30 सुप्रीम कोर्ट के नॉर्मल जज थे एंड एक सीजीआई हुआ करता था। अब ये 34 कर दिया है, तो दिस इज नाउ 33+1। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। अब क्वेश्चन सीधा सीधा ये आ जाएगा कि भाई आज के टाइम पे सुप्रीम कोर्ट के कितने जजेस हैं, तो आपका आंसर होना चाहिए 34। बात समझ में आई? 34। अब जब ये हुई है चीज, तो इसको लेकर थोड़ा सा ना स्टैटिक पोर्शन पे चलते हैं। कैसे चलेंगे कि भाई सबसे पहले तो ये बताओ कि कौन सा आर्टिकल है हमारे संविधान में, कौन सा आर्टिकल है जो ये करने का प्रोसेस डिसाइड करता है। तो जी आर्टिकल 124 बात करता है। आर्टिकल 124 का पार्ट 1। पहली बात तो आर्टिकल 124 कहता है कि देयर शुड बी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सीधा सीधा क्वेश्चन मैच द फॉलोइंग में आ जाता है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से कौन सा आर्टिकल मैच करना है, तो 124 है जी। 124(1) कहता है कि पार्लियामेंट के पास ये पूरी रूप से पावर है कि वो सुप्रीम कोर्ट के जजेस को कम या ज्यादा कर सकती है। गेटिंग माई पॉइंट? भाई सुप्रीम कोर्ट के जजेस को इंक्रीज करने की पावर सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट के पास है। प्रेसिडेंट मत बोल देना। ओनली एंड ओनली पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट ने पास करे 31 से 34 कर दिया। ऐसा क्यों कर रहा है? बिकॉज आज के टाइम पे बर्डन बहुत ज्यादा है। आप जानते हो केस पेंडेंसी 10-10 12-12 साल 20-20 साल लग जाते हैं लोगों को केस खत्म होते होते। तो ऑब्वियसली जजेस की कमी, तो दैट इज वाई ये प्रोसेस कर दिया हमने। चलिए ठीक है, ये बात तो क्लियर हो गई। अब और भी कुछ स्टैटिक पोर्शन कर लेते हैं। जैसे आज के टाइम पे हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है? आप जानते हैं, मैंने बताया 33+1 एक तो एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होता है। तो मुझे इसका नाम जानना है आपसे। ठीक है जी, ये आपका होमवर्क है आज इस वीडियो में। मुझे लग रहा है कि होमवर्क बहुत ही ज्यादा देने वाला हूं मैं, होमवर्क। कोई बात नहीं, आप मुझे सीजीआई का नाम बताएंगे। ठीक है? मैं आपका सेकंड क्वेश्चन का आंसर दे दूंगा। क्या मेरा सेकंड क्वेश्चन क्या था कि भाई कौन से ऐसे सीजीआई हैं जो अभी अभी रिसेंटली, बहुत ही रिसेंट न्यूज है, राज्यसभा के मेंबर इलेक्ट हुए हैं। देखो राज्यसभा एक लेजिस्लेटिव बॉडी है, कोर्ट्स जुडिशरी बॉडी है। ये दोनों ना आपस में इंडिपेंडेंट बॉडीज होनी चाहिए, कभी मिक्सिंग नहीं होनी चाहिए। तो अभी अभी हुआ क्या, जो सीजीआई थे इससे पहले थे, इनका नाम था रंजन गोगोई साहब। रंजन गोगोई साहब रिटायर हो गया सीजीआई, अब उनको राज्यसभा का मेंबर बना दिया गया। तो बहुत ही ज्यादा डिबेट में टॉपिक रहा कि भाई साहब जुडिशरी का बंदा क्यों इसमें मिक्सअप कर रहे हैं आप, एंड वो भी सीजीआई। राइट? तो बहुत ही ज्यादा न्यूज में रहा रंजन गोगोई साहब। रंजन गोगोई ये अभी अभी राज्यसभा के मेंबर इलेक्ट हुए हैं। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इस बार के पॉइंट ऑफ व्यू, इस बार के एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब जब सुप्रीम कोर्ट के जजेस की बात कर रहे हैं तो एक दो बातें और कर लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट के जजेस को अपॉइंट कौन करता है? भाई सुप्रीम कोर्ट के जज को अपॉइंट करेगा सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट। सुप्रीम कोर्ट के जज को अपॉइंट करने की पावर है सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट के पास, चाहे वो सीजीआई हो या फिर कोई और नॉर्मल जज हो। नॉर्मल मतलब सुप्रीम कोर्ट का जज हो। गेटिंग माई पॉइंट? एंड इसमें एक बहुत ही बढ़िया कैच क्या है कि हाई कोर्ट के जजेस को भी प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करता है। लोग ऐसा समझ सकते हैं कि देखो सुप्रीम कोर्ट भी को सेंट्रल कोर्ट है तो उसको अपॉइंट कर रहे होंगे प्रेसिडेंट, तो एंड हाई कोर्ट को गवर्नर करने चाहिए हाई कोर्ट के जजेस को। तो नहीं जी, बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता। वो गवर्नर से कंसल्ट करते हैं, लेकिन अपॉइंट प्रेसिडेंट के नाम पे ही जाएगी अपॉइंटमेंट। तो जी बात समझ में? सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट दोनों के दोनों जजेस को प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करता है। अब कुछ एक दो बातें और आप देख रहे हो, मैं ना ऐसे स्टैटिक पोर्शन को कवर करता हूं भाई। ये तो था करंट अफेयर्स, उससे देखो स्टैटिक पोर्शन में कितना कवर करा दिया। एज लिमिट सुप्रीम कोर्ट के जजेस की, तो जी ये 65 ईयर्स है एंड हाई कोर्ट के जज की 62 ईयर्स है। कि 65 ईयर्स तक आप सुप्रीम कोर्ट के जज रह सकते हो, 62 ईयर्स तक आप हाई कोर्ट के जज रह सकते हो। ओके? अब ये भी अपने आप में एक बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट के जज को कैसे रिमूव किया जा सकता है, इंपीच कैसे किया जाता है। देखो सुप्रीम कोर्ट के जज को, इनफैक्ट हाई कोर्ट के जज के भी सेम प्रोसीजर है। आपको इंपीच करना सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट में बिल पास करके किया जा सकता है, उसके भी प्रॉपर प्रोसीजर्स है। कि जैसे कि
इनकेपेसिटी और मिसबिहेवियर, ये दो मेन रीजंस है जिनकी वजह से आप एक मोशन स्टार्ट कर सकते हो कि हाँ जी सुप्रीम कोर्ट के जज को हम इम्पीच करना चाहते हैं। गेटिंग माय पॉइंट। उसके बाद वो पार्लियामेंट में पास होना चाहिए, वो भी स्पेशल मेजोरिटी से। जब जाके एक सुप्रीम कोर्ट का जज या हाई कोर्ट का जज इम्पीच होता है तो अपने आप में एक बहुत बड़ी प्रोसेस है। ये इसलिए है क्योंकि यार जुडिशियल लेजिस्लेशन को हमेशा ना अलग रखना चाहिए, दैट इज वाई ये प्रोसेस है। चलिए जी, नेक्स्ट इज मैकोंग गंगा कॉर्पोरेशन। मैकोंग गंगा कॉर्पोरेशन वाज इन न्यूज बिकॉज इसकी ना मिनिस्ट्रियल मीटिंग हुई थी, 10वीं मिनिस्ट्रियल मीटिंग बैंकॉक थाईलैंड में हुई थी। तो एक तो सबसे पहली बात क्या कि कहां पर हुई है मीटिंग, ये तो बैंकॉक थाईलैंड में हुई है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या कि मैकोंग गंगा है क्या। अगर आपको नाम समझ में आ रहा है तो गंगा है तो डेफिनेटली मैकोंग शुड बी अ रिवर। तो मुझे बताओ कि मैकोंग किस कंट्री की रिवर है। मैकोंग गंगा कॉर्पोरेशन, चलो बहुत ही बढ़िया है। ये मैकोंग गंगा कॉर्पोरेशन में कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं, इसमें इंडिया और 5 आसियान कंट्रीज आती है। कौन कौन सी आसियान कंट्रीज आती है, कंबोडिया, लाओस, म्यांमार, थाईलैंड, वियतनाम। ये 5 कंट्रीज प्लस इंडिया 6 कंट्रीज मिलकर बनाती है मैकोंग गंगा कॉर्पोरेशन। मैकोंग गंगा कॉर्पोरेशन। जब आसियान इतना ज्यादा न्यूज में आ रखा तो मैंने सोचा था, एक पहली वीडियो में भी आया था आसियान, तो आसियान थोड़ा सा दिखा दूं है क्या। आसियान स्टैंड्स फॉर, मैंने बताया था, एसोसिएशन फॉर साउथ ईस्ट एशियन नेशन। भाई साउथ ईस्ट, आप डायरेक्शन देख रहे हो, ये अगर मैप है तो ये साउथ है, ये ईस्ट है, तो ये वाला जो एशिया है दिस इज साउथ ईस्ट। तो अगर आप देखो तो यहाँ पे देखो म्यांमार है, इधर अपना इंडिया है, यहाँ पे इंडिया खत्म होता है, म्यांमार है, यहाँ पे बांग्लादेश है। तो यहाँ पे देखो साउथ ईस्ट एशिया कौन कौन से कंट्रीज मेंबर है, 10 कंट्रीज मेंबर है। म्यांमार, लाओस, वियतनाम, थाईलैंड, मलेशिया, कहा गया मलेशिया, इंडोनेशिया। ये पूरा देखो इंडोनेशिया में आप सरप्राइज होगे जान के, मोर देन 17,000 आइलैंड्स है इंडोनेशिया के पास। ठीक है जी, ओके जी। कंबोडिया, ब्रुनेई, फिलीपींस, टोटल 10 कंट्रीज होंगे। ये 10 कंट्रीज आसियान के मेंबर्स हैं। अब आप, मैंने कहा था कि होमवर्क आज बहुत ज्यादा होने वाला है, तो होमवर्क ये है कि 10 की 10 कंट्रीज की कैपिटल आप लिखोगे। अगर आप इसको थोड़ा जूम इन करोगे तो भी आपको कैपिटल्स दिख जाएंगी, बट मैं कैपिटल नहीं बताना चाहता। मैं चाहता हूं कि आप ही देखो। अगर ज्यादा ही मेहनत करने को तैयार है तो इन सबकी करेंसीज भी देखो। देखो ये सब मैं चाहूँ तो एक लिस्ट बना के दे सकता हूँ, बट मैं नहीं चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ खुद भी थोड़ी सी मेहनत करना स्टार्ट करो, तभी जाके कुछ फील आएगी भाई। ठीक है, तो ये हो गया। अच्छा, ये मैकोंग कॉर्पोरेशन स्टार्ट हुई थी 2000 में वियतनाम में। चलिए जी, ओके जी। अब आगे 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 बात सुनिए। इंडिया को इनवाइट करा गया था एज अ स्पेशल गेस्ट फॉर अटेंडिंग G7 समिट इन फ्रांस। ये तो अपने आप में करंट अफेयर बन गया कि भाई साहब G7 समिट में किस कंट्री को इनवाइट करा गया था जी, हमें इनवाइट करा गया था गेस्ट ऑफ ऑनर की तरह। चलो बहुत ही बढ़िया बात है। इस बार कहां पर हुई थी G7 समिट, फ्रांस में हुई थी। ठीक है जी। अभी G7 कर रहा हूं तो मैं ऑब्वियसली मैं जाऊंगा कि G7 के मेंबर कंट्रीज कौन से हैं। मैं इस पर ऑब्वियसली जाऊंगा कि G7 के मेंबर कंट्रीज कौन से हैं। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड ऑलवेज इन न्यूज बिकॉज इसमें मेजर इकोनॉमीज आते हैं। ठीक है, इंडिया इज नॉट अ पार्ट ऑफ G7, लेकिन फिर भी कंट्रीज का नाम जान लो। कनाडा, फ्रांस, आप खुद ही जान जाओ कितनी इंपॉर्टेंट कंट्रीज हैं इसमें। जर्मनी, इटली, जापान, यूके एंड यूएसए। ये सारी कंट्री आप गिन लो, 7 कंट्रीज हैं। ये मिला के बनाती है G7। इससे पहले हुआ करती थी G8। ये भी बहुत ही हॉट टॉपिक है। रशिया इसका मेंबर हुआ करता था G8, लेकिन 2014 में क्रीमिया वाला इशू हुआ था। रशिया ने क्रीमिया पे कब्जा कर लिया था, ये सब इशू हुआ था जब रशिया को निकाल दिया गया था G7 से, G8 से। नाउ इट इज G7। पहले G8 था बिकॉज 8 कंट्रीज थे, रशिया भी था। आज के टाइम पे G7 है बिकॉज रशिया को निकाल दिया है एंड नाउ इट इज G7। अच्छा, रशिया पहले भी नहीं था, पहले G7 था। 1997 में जाके रशिया को मेंबर बनाया गया था, उसके बाद इसका नाम पड़ा था G8। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने डिसाइड किया था कि 1.76 लाख करोड़ इंडियन गवर्नमेंट को दे देंगे। देखो ये मैंने इसमें क्वेश्चन पूछा है, आरबीआई के आखिरी गवर्नर कौन थे। अभी तो आप जानते हैं शक्तिकांत दास है, इससे पहले कौन थे, उर्जित पटेल थे। स्पेसिफिकली उनका नाम मैंने इसलिए पूछा है क्योंकि भाई साहब ये एक इशू था। देखो है क्या, आरबीआई गवर्नमेंट बॉडी है एंड प्रॉफिट मेकिंग बॉडी, अच्छा खासा प्रॉफिट ये बनाती है आरबीआई। अब है क्या कि गवर्नमेंट चाह रही थी भाई देखो अभी ना मार्केट स्लो है, हमें पैसा चाहिए तो प्लीज आप पैसा दे दो। एंड ये लोग कह रहे थे नहीं जी नहीं, हम ऐसा नहीं करेंगे, पैसा तो हम नहीं देंगे आपको। बात समझ में आ रही थी। तो इस चीज को लेके बहुत ही खतरनाक चल रहा था। उर्जित पटेल कह रहे थे हम तो नहीं देंगे, ये कह रहे थे जी हम तो लेकर आएंगे। तो इस चीज को लेकर फाइनली उर्जित पटेल को रिजाइन करना पड़ा था। शक्तिकांत दास है, शक्तिकांत दास ने आते ही सबसे पहले काम ये कर दिया। ठीक है जी, चलो ये तो बहुत ही बढ़िया बात है, ये तो हो गई है। अब देखो
आरबीआई गवर्नर हो गया, ये चलो हो गई ये चीज। 18th मीटिंग ऑफ कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज ऑन कन्वेंशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इन इन इंडेंजर्ड स्पीसीज। देखो दिस इज नोन एज साइट्स। साइट्स की फुल फॉर्म क्या है? कन्वेंशन ऑफ पार्टीज ऑन द कन्वेंशन ऑन कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज ऑन कन्वेंशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड एंड इंडेंजर्ड स्पीसीज। देखो है क्या, कुछ स्पीसीज ऐसे होते हैं, फ्लोरा एंड फौना मतलब एनिमल्स एंड प्लांट्स, कुछ ऐसे होते हैं जिनका ना ट्रेड किया जाता है, इलीगल ट्रेड होता है। तो इस चीज को रोकने के लिए पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन बनी हुई है, जिसकी जिसकी हर साल कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज मतलब मीटिंग्स होते हैं, जितने भी मेंबर कंट्रीज है इनकी मीटिंग्स होती है। तो इस बार ये कहां पर हुई? इस बार हुई जेनेवा स्विट्जरलैंड में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इंटरनेशनल ट्रेड इंडेंजर्ड स्पीसीज एंड प्लांट्स का इंटरनेशनल ट्रेड इलीगल तरीके से जो होता है उसको रोकने के लिए ये ऑर्गेनाइजेशन काम करती है। इस बार कहां पर हुई है? जेनेवा स्विट्जरलैंड में। ठीक है, वेरी गुड। एक और चीज है इस बार, इसमें क्वेश्चन पूछा हुआ है, COP-CMS। व्हाट इज दिस? कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज ऑन कन्वेंशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीसीज। भाई आप जानते हैं बहुत सारी जो स्पीसीज हैं, स्पेशली बर्ड्स वगैरह तो इंडिया में बहुत ज्यादा आते हैं। सरिस्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में आते हैं, चिल्का लेक में आते हैं, दूसरी कंट्री से उड़ उड़ के इंडिया में आते हैं कुछ टाइम के लिए, बिकॉज वहां पे कंडीशन की फेवरेबल नहीं होती है। जब बहुत ज्यादा ठंड पड़ जाती है काफी कंट्रीज में तो इंडिया में आते हैं वो। दैट इज वाई कुछ बर्ड सेंचुरी बहुत ज्यादा फेमस है इसलिए। तो इसकी भी सेम कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज होती है कि भाई ये सारा रूट मेंटेन रह सके, इस तरह से अपने जो ये नेचुरली जो काम हो रहा है ये काम हो सके, इसके लिए कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज होती है। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी ऑन कन्वेंशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीसीज। तो इस बार ये 2020 में इंपॉर्टेंट क्यों है? बिकॉज इंडिया में हुई है, इंडिया के गुजरात गांधीनगर में। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हांगकांग के प्रोटेस्ट बहुत ज्यादा न्यूज में थे। अब तो कोरोना वोरोना चलते सारी चीजें शांत हो गई, वरना बहुत ही ज्यादा न्यूज में थे। है क्या? देखो हांगकांग ना एक ऑटोनोमस रीजन है चाइना का। एंड व्हाट इज दिस ऑटोनोमस रीजन? चाइना के साथ ना दिक्कत क्या है कि वो ना किसी को जल्दी अलग तो होने देता नहीं है, कब्जा करके रखता है। तो हांगकांग के साथ उन्होंने क्या कर रखा है, जो भी अलग होने की बात करते हैं वो कहते हैं जी हम आपको ऑटोनोमस रीजन बना देंगे। ऑटोनोमस रीजन का मतलब क्या है कि कुछ बहुत ही कम पावर्स को छोड़ के सारे वहां पे उनकी अपनी खुद की पावर है। यानी हांगकांग के लोगों के मतलब यहाँ तक कि करेंसी भी हांगकांग की खुद की है। हांगकांग की करेंसी है हांगकांग डॉलर। ठीक है जी। एंड बहुत ही कम चीजों पे चाइना का रोल रहता है। तो वैसे हांगकांग चाइना का ऑटोनोमस रीजन है। एंड इस पे भी अलग अलग चीज है, कुछ ऐसे कंट्री जो हांगकांग का अलग भी मान लेते हैं। ठीक है, तो ठीक है, वो अलग ही कहानी अपने आप में। तो है क्या, यहाँ पे कुछ लॉज हैं कि भाई जैसे कुछ ऐसी चीजें क्रिमिनल लॉ स्पेसिफिकली, कि किसी भी तरीके से वो ना चाइना से कोई मतलब नहीं है भाई, उनकी खुद की कोर्ट है, खुद की पुलिस, सब कुछ खुद का है। बट एक नया लॉ पास किया जा रहा था जिसके तहत कि अब इनको ना एक्स्ट्राडेट किया जा सकता था। आपकी चाहे तो मतलब केसेस ना चाइना में ट्रांसफर हो जाएंगे। तो इस चीज को लेकर हांगकांग के लोगों ने बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट किया, एंड प्रोटेस्ट बहुत ज्यादा वॉयलेंट हो रहा था। ठीक है जी, बहुत ही खतरनाक तरीके से प्रोटेस्ट हो रहे हैं वहां पे। ये आप तो ये मान लो कि इसके चलते सारी चीजें खत्म हो गई है, कोरोना के चक्कर चलते सारी चीजें खत्म हो गई है। तो हांगकांग की करेंसी इंपॉर्टेंट है, पूरी ये जो न्यूज है दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर करंट अफेयर्स। चलिए जी, तो अगेन मैप बेस्ड क्वेश्चन में दूंगा। इंडस रिवर सिस्टम यानी इंडस एंड उसकी ट्राइब्यूटरीज, लेफ्ट बैंक ट्राइब्यूटरीज एंड राइट बैंक ट्राइब्यूटरीज, दोनों के दोनों आप अच्छे तरीके से प्रिपेयर करोगे एंड कमेंट्स में आंसर दोगे। नहीं कमेंट्स में आंसर तो इसका ज्यादा हो जाए, कमेंट में आंसर तो ऊपर वाले दे देना, बस आप मैप खोल के इंडस रिवर सिस्टम को समझने की कोशिश करना। ठीक है यार, अगर आपको मेरे एफर्ट्स पसंद आ रहे हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। लर्न विद सुमित पे मैं जीएस का बहुत कंटेंट डालने वाला हूं, तो प्लीज डू सपोर्ट एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। अगर आपको मेरी क्लासेस देखनी है, अगर आप स्पेसिफिकली एनडी एयरफोर्स एक्शन वाई की तैयारी कर रहे हैं, तो आप मुझे अनअकैडमी फॉलो कर सकते हैं। वहां पे बहुत सारी फ्री क्लासेस, पेड क्लासेस लगती रहती हैं, भैया आपको जरूर फॉलो करना चाहिए, बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। अनअकैडमी पर अगर आप प्लस का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो सुमित कुमार 9 कोड यूज कर सकते हैं, फ्लैट आपको 10% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। ठीक है जी, तो चलिए मेहनत करते रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।